बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और बहुत सारी खबरें हैं जो कि मंजर आम पर नहीं आ रही, उनको दबाया जा रहा है और फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही हैं। पीका एक्ट लाया गया था फेक न्यूज़ के खिलाफ, लेकिन पीका एक्ट जो है वो जो सही खबरें दे रहे हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि सही खबरें क्या हैं, सरकार के जो झूठ हैं उनको नुमाया किया जाए और जो सरकार झूठे सच बोल रही है उनके बारे में बताया जाए, और जो जुल्म सितम हो रहा है, जो फिस्ताई हुक्मरान कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की हालत है इस वक्त, मईशत की बदतरीन हालत है, वो बताई जाए, और जो इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं उनके बारे में आगाह किया जाए। वो जब सूरत हाल बताई जाती है तो उसे कहते हैं कि जनाब ये फेक न्यूज़ हैं। और जैसे ही, और ख़ास तौर पे ये पीका एक्ट जो है ये चंद बड़े तगड़े लोगों के लिए बनाया गया है ताकि उनकी तरफ कोई ना आए, और उनकी तरफ कोई जाएगा तो फ़ौरन पीका एक्ट आ जाएगा। आपने देखा आर्मी चीफ की फैमिली के बारे में खबर आई तो पीका एक्ट फौरी तौर पे लागू हो गया और अहमद नूरानी के दो भाइयों को उठा लिया गया, उनके घर पे हल्ला बोल दिया गया। उससे पहले असद तूर के साथ ये हुआ, उससे पहले मतीउल्लाह जान के साथ ये हुआ, और उसके बाद फिर मज़ीद जो है वो अभी पुलिस ऑफिसर के साथ हो गया, क्योंकि उन्होंने जरदारी साहब के बारे में किया। तो पीका एक्ट बुनियादी तौर पर जो इस वक्त फिस्ताई हुक्मरान और उनके सहूलतकार हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए यह बनाया गया था, इसलिए हम इसको काला कानून कहते हैं। और मज़ीद इसमें और भी इसमें तेज़ी आने वाली है, और तेज़ी आएगी मंडे से, यानी कि पीर के रोज़ नया हफ्ता शुरू होगा। उसकी वजह है कि खबर है कि FIA का साइबर विंग ख़त्म कर दिया गया है और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो फाल कर दी गई है, और साइबर विंग का तमाम स्टाफ जो है वो NCCIA के तहत काम करेगा, यानी कि जो नई एजेंसी बनाई है उसके तहत ये काम करेगा। और पुलिस सर्विस ग्रेड 20 के वक़ारुद्दीन सैयद को डायरेक्टर जनरल नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी तैनात कर दिया गया है। और ये खबर को मैं इसलिए पहले नंबर पर रखा है क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितने भी इनके TV चैनल्स हैं वो सारे के सारे, और हमारे जितने भी दोस्त थे प्रोग्राम एंकर्स जो हैं वो सारे का सारा उनका सत्यानाश हो चुका है तमाम प्रोग्राम्स का, क्योंकि आवाम जो है उनको सुनती ही नहीं और आवाम उनकी तरफ देखती ही नहीं। व्यूअरशिप गिर चुकी है, और बल्कि वहाँ जो खबर जारी की जाती है, जो तज्ज़िये होते हैं, आवाम उनको 90% उनको गलत तस्वर करती है, उसके एडवर्स सोचती है। यह तो है एक्चुअल सूरत हाल। और सोशल मीडिया जो पाकिस्तान के अवाम है, बल्कि दुनिया भर के अवाम पूरे के पूरे सोशल मीडिया के ज़रिए जुड़ चुके हैं। ये खबर छुपाते हैं कि पाकिस्तान की हदूद के अंदर कोई खबर जो है वो ना निकले, पाकिस्तानियों तक ना पहुँचे, लेकिन वो खबर सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया में क्या है, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया में आपका पोस्ट ट्विटर अकाउंट है, और डिजिटल मीडिया के ज़रिए टिकटॉक के ज़रिए और यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, मीटा के ज़रिए वो सारी खबर दुनिया भर में फैल जाती है और सच सामने आ जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है इसी वजह से सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि बाहर सेंसरशिप आयत है, लिहाजा ये काम किया जा रहा है। और यकीन करें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मारिया मेमन ने कल बहुत अच्छा तबसरा किया, उन्होंने कहा कि हम इररेलेवेंट हो चुके हैं और हम पता नहीं, ये हमारे जो हुक्मरान हैं पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, अब हमें कोई सीरियस नहीं लेता। जो TV चैनल पर बैठ के प्रोग्राम करते हैं उन्हें कोई सीरियस नहीं लेता और कुछ भी नहीं है। और उसकी उन्होंने ज़िंदा मिसाल दी कि फरवरी 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसमें सारा मीडिया जो है वो 3-4 महीने पहले ही कंट्रोल कर लिया गया था, तमाम TV चैनल्स को कंट्रोल कर लिया गया था, मुकम्मल गिरफ्त थी, सेंसरशिप आयद कर दी गई थी। लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए कैंपेन चली और सोशल मीडिया के ज़रिए अवाम ने एक दूसरे को फॉलो किया, और इमरान खान जेल में बैठ के इलेक्शन जो है वो क्लीन स्वीप कर गया और सबको मात दे दी। तो ये है उसकी ताकत। लिहाजा अब 7 अप्रैल से जो है वो नई हुक्म मिला है बादशाह सलामत का कि अभी और भी ज़रूरत है सोशल मीडिया को दबाने की। लिहाजा बादशाह सलामत के हुक्म पे और राजकुमारी के हुक्म पे और नकवी सरकार के हुक्म पे ये अगले हफ्ते से ये नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगली खबर है जनाब, क्योंकि खबरें बहुत हैं, खबरें छुपाने की कोशिश की जा रही है।
IMF का डेलीगेशन आया हुआ है और IMF का डेलीगेशन बजट तैयार कर रहा है, बजट वो तैयार करेगा और पाकिस्तान के हमारे हुक्मरानों को, और वो जाली हैं या असली हैं, अस्करी हैं या गैर अस्करी, उनको उसमें मुदाखलत का हक़ और इख्तियार नहीं है। वो बजट तैयार कर रहा है और शहबाज राना साहब और बाकी वक्तन फ़वक्तन खबरें देते रहते हैं। तो अब एक और ख़बर आई है और वो भी सरकारी TV चैनल से आई है कि IMF के डेलीगेशन को जो आया हुआ है उसकी एक्टिविटीज़ को मख्फी रखा जाएगा, उसकी सरगर्मियों को मख्फी रखा जाएगा, उनकी एंगेजमेंट्स जो होंगी वो मख्फी रखा जाएगा। वजह क्या है? वजह यही है कि वो हर चीज़ अपने एंगल से देखेगा। शहबाज शरीफ साहब ने जो अनाउंसमेंट की थी बिजली की कीमतों में कमी की, और उसको जनाब वज़ीर साहब जो हैं हमारे वज़ीर पानी बिजली तवानाई जनाब अवैस लगाई साहब, उन्होंने एक और सारे का सारा वो भांडा फोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो 7 रुपए का रिलीफ है ये आर्जी है, और वज़ीर तवाई ने कहा कि वज़ीर तवानाई ने कहा कि ये बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी ना करने का भी उन्होंने एतराफ़ कर लिया है, और अब तक उन्होंने कहा कि कोई कमी ना करने की तस्दीक करते हुए उन्होंने कहा कि 1 रुपया 90 पैसे फ़ी यूनिट मनफी सेमाही एडजस्टमेंट शरह सूद और शरह तबादला में उतार चढ़ाव के मुताबिक नर्ख मुतय्यन करेगी, जबकि पेट्रोलियम में इजाफे के खिलाफ 1 रुपया 71 पैसे फ़ी यूनिट रिलीफ आइंदा माली साल तक जारी रह सकता है। यानी 1 रुपया 71 पैसे का रिलीफ है फ़ी यूनिट, ये रहेगा। बाकी अभी तक उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है। ये है वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब का एतराफ़ हकीकत का एतराफ़ किया उन्होंने। एतराफ़ जुर्म नहीं बल्कि एतराफ़ जुर्म शहबाज शरीफ अर्दली साहब को करना चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मज़े की बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन दे रहा है? वज़रा जो हैं एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। यानी कि वो होता है, हम अलहमरा में जाते होते थे तो वहाँ पे एक सेगमेंट होता था भांड का, तो भांड जो है वो ये काम करते होते थे बहुत अच्छे पैराए में। तो इस वक्त हमारी जो है काबीना, वो एक भांड की काबीना है, वो एक दूसरे को मार के, वो चपाटे मार के एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। इत्तेहादी कभी आ जाते हैं, कभी MKM वाले आ जाते हैं, कभी बाप वाले आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है और मुबारकबादें दे रहे हैं। चचा भतीजी को, भतीजी चचा को मुबारकबादें दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सारों को मुबारकबादें दे रहे हैं। तो ये एक सिलसिला चल रहा है। मतलब यही है कि इनका ये तीर भी ज़ाया हो गया है और इनके पास कुछ नहीं है। ये मुलाकातें और इसमें जो IMF के बाद ख़ास तौर पे तमाम वजारतों को, तमाम सेक्रेटरीज़ को हिदायत नहीं बल्कि हुक्म दिया गया है कि IMF के साथ जो भी आपके राब्ते हों, IMF जो भी आपसे इंफॉर्मेशन ले, आपने वो लीक नहीं करनी। आपने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन किसी मीडिया पर्सन को नहीं देनी, ताकि हम ये समझें, हम ये आंखों में धूल झोंक सकें कि जनाब ये तो हम सब कुछ खुद ही कर रहे हैं, ये बजट हम तैयार कर रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा। अगली बात एक और ख़बर है, वो है इमरान खान और बुशरा बीबी, इनको अल-कादर ट्रस्ट में और तोशाखाना में और बाकी मुकदमात में सज़ाएं सुनाने का बंदोबस्त पहले भी हुआ, अब भी हुआ। एक और काम किया गया है। वफाकी हुकूमत यानी कि जनाब तारड़ साहब ने, जनाब अर्दली साहब ने और चचा भतीजी एंड कंपनी ने क्या किया है कि वफाकी हुकूमत ने लाहौर में 10 में से 5 एहतसाब अदालतों को ख़त्म करके अमले को ट्रिब्यूनल्स और दीगर खसूसी अदालतों में ज़म कर दिया है। और वजारत कानून की जानिब से बाकायदा तौर पे ये नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया गया है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक एहतसाब अदालत नंबर 1 को लाहौर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल मुल्तान तब्दील कर दिया गया है। एहतसाब अदालत नंबर 3 को लाहौर खसूसी अदालत बराए कस्टम टैक्सेशन मुल्तान तब्दील कर दिया गया है। और ये सारी की सारी मौजूद हैं जी। 6 एहतसाब अदालतें हैं, 5 एहतसाब अदालतें हैं और इनका ये नोटिफिकेशन मेरे सामने मौजूद है। और इस तरीके से ये सब कुछ कर दिया गया है। लिहाजा मुस्तकबिल का बंदोबस्त किया जा रहा है कि मज़ीद कोई एहतसाब नहीं होगा, जो होना था वो हो गया और इसी को ही हम समेटेंगे। तो इससे आप 2-3 बातें आगे जाके मैं इसको समअप करूँगा, ये सारे इक़दाम क्यों किए जा रहे हैं। और अगली बात है जनाब, वापस आते हैं, ये तो हैं आपको मैंने अंदरूनी तौर पे कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी, ये सारी मैंने आपको बताई कि अब आते हैं वापस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ और इमरान खान साहब की तरफ। 2 खबरें हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं।
नंबर 1 ये कि कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें इत्तलात के मुताबिक हालात काफ़ी पतले थे और कोई फ़ौजी क़यादत जो है वो बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल भी मुतमईन नज़र नहीं आई और ज़मीन जो है उनके पाँव के नीचे से सरक चुकी है और खिसक चुकी है और इसलिए एक दूसरे को उन्होंने देखा और देखते ही रहे हैं, वो परेशान हाल थे। और मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाता कि वो ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वो कहेंगे कि देखें जी ये हमारे चेन ऑफ कमांड है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हम उस तरफ चले नहीं जाते जी। लेकिन एक बात बता दूं जनरल साहब के बारे में, जनरल साहब का जारी और सारी रहना मैं फिर तयक्कुन के साथ कह रहा हूँ कि मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह एक मैं मिसाल आपको दे दूँ कि प्रेसलर तरमीम आई थी 1995 में और उसमें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को ये इख्तियार दिया गया था कि आपने जनाब ये काम करना है, प्रेसिडेंट देंगे सर्टिफिकेट देंगे और तो पाकिस्तान को इमदाद मिलेगी कि पाकिस्तान किसी जौहरी प्रोग्राम में और इस तरह की एक्टिविटी में जो है वो कुछ नहीं आगे नहीं बढ़ रहा और इस तरह के काम जो है वो था एटॉमिक इशू से रिलेटेड था। लेकिन जब पाकिस्तान ने 98 में धमाके कर दिए और उसके बाद वो प्रेसिडेंट तरमीम जो है वो खुद ब खुद ही गैर मौसर हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया कि जनाब हम हैं एटमी जौहरी ताकत, तो लिहाजा वो 98 में ये सब कुछ हुआ था। अब जो है बिल्कुल वही सिचुएशन है। पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट PDA वो जो आने वाला है उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो उनके नाम का बिल है और ये पहला बिल होगा कि किसी के नाम का कांग्रेस की प्रॉपर्टी है और उसमें तमाम जमातें जो हैं, दोनों जमातें उसमें मुत्तफिक हैं, दोनों जमातों के अरकान जो हैं वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं और वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि हम इसको आगे लेके जाएंगे और इसको अप्रूव करवाएंगे। और उसमें यही है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो पॉलिटिक्स में मुलव्वस हैं और बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं उनके ज़ेर साया और वो सियासी कारकुनान पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं और ये सब कुछ, और उसका सर्टिफिकेट जो है वेव ऑफ का अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट को होगी, प्रेसिडेंट ट्रंप को। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो ये बिल आ गया तो और उसके पैरेलल ये जो सारी गवाहियां हैं, चार्जशीट जो है वो कौन दे रहा है? चार्जशीट तो खुद शहबाज शरीफ साहब जो हैं अर्दली वज़ीर आज़म जिनको इमरान खान साहब कहते हैं, वो खुद ये बात इतराफ़ करते हैं कि बिजली की कीमतों का मामला हो तो वो कहते हैं जनाब ये आर्मी चीफ़ का है, उनका शुक्रिया। कोई मुआशी इस्तेहकाम है तो वो कहते हैं आर्मी चीफ़ का शुक्रिया। दहशतगर्दी के मामलात हैं तो आर्मी चीफ़ का शुक्रिया, और किसी को राज़ी करना है तो आर्मी चीफ़ का शुक्रिया, और जो ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं तो भी आर्मी चीफ़ का शुक्रिया। तो वो तो सारे के सारे खुद इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि आर्मी चीफ़ ही हैं जो इस वक्त उमूर मुमलिकत चला रहे हैं। और इसी तरीके से जो वज़रा हैं नीचे वो भी यही काम करते हैं और इत्तेहादी जमातें भी यही काम करती हैं। जिनको फॉर्म 47 मिला हुआ है वो सारा दिन ये कलमा पढ़ते रहते हैं कि जनाब शुक्रिया शुक्रिया, बादशाह सलामत का शुक्रिया। तो फॉर्म 47 वाले जितने भी हैं, खुद वज़ीर दिफा हैं आपके फॉर्म 47 के, वो भी ये काम करते रहते हैं। तो इसलिए ये तो साबित करने की किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आर्मी चीफ़ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं या नहीं है और अमूर मुमलिकत में इन्वॉल्व हैं या नहीं है, और जो सियासी कैदी सियासी रहनुमा जेलों में डाले हुए हैं वो किसके हुक्म पर डाले हुए हैं। और उसका आप खुद इस बात का सबूत है कि छुट्टी वाले दिन, ईद की छुट्टियों में अगर जेल के दरवाजे खुल सकते हैं अली अमीन गंडापुर साहब के लिए, बैरिस्टर सैफ के लिए, आदम स्वाति साहब के लिए, तो अंडरस्टूड है कि ये जेल के दरवाजे किसके हुक्म पर खुले। और इमरान खान साहब भी बराह रास्त कहते भी रहते हैं, सब कहते हैं कि कर्नल साहब जो हैं वो चला रहे हैं जेल, और ज़ाहिर है कर्नल साहब खुद तो नहीं चला रहे, उनको ऊपर से हुक्म मिला हुआ है और उनको ऊपर की अथॉरिटी है, तो इस वजह से उनकी अथॉरिटी इस वक्त एस्टैब्लिश है। तो लिहाजा ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट आ रहा है उससे पहले पहले दो काम करने हैं। नंबर 1 ये कि या तो जनरल साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, पहली प्रायोरिटी है कि वो इमरान खान साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप सुलह कर लें और उनसे सुलह करके मुज़ाकरात करके और उनकी अमानत वापस लौटा दें। और इमरान खान ही इस वक्त असल में सर्टिफिकेट देगा पाकिस्तान से कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपने आप को ठीक कर लिया है या नहीं। ये इसलिए
یہ جو مذاکرات کی کہانی ہے، مذاکرات کی منتیں اس لیے کی جا رہی ہیں عمران خان سے کہ عمران خان سے مذاکرات اور کامیاب مذاکرات اور عمران خان کو راضی کرنا اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کی مجبوری ہے، اور اگر وہ جنرل عمران خان صاحب کو نہیں راضی کرتے، ان کے ساتھ صلح نہیں کرتے، ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایکٹ ہے PDA پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ، وہ نافذ العمل ہوگا اور اس کے اکارڈنگلی آگے بڑھا جائے گا۔ تو یہ جو علی امین گنڈاپور کی منتیں کی جا رہی ہیں، اعظم سواتی صاحب کی منتیں کی جا رہی ہیں، پھر وہ آگے جا کے عمران خان صاحب کی منتیں کر رہے ہیں، اور باقی ساری ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، تو عمران خان صاحب تک صحیح صورتحال نہیں پہنچائی جا رہی، ٹی وی ان کا بند ہے، کتابیں ان کو نہیں دی جا رہی، تو یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ باتیں ان تک پہنچ رہی ہیں اور مخصوص انفارمیشن پہنچائی جا رہی ہیں، تو یہ مجبوری بن چکا ہے۔ اصل خبر یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات، کامیاب مذاکرات اور صلح جنرل صاحب کی مجبوری بن چکی ہے، اور اگر یہ کام نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ PDA نافذ العمل ہوگا، اور اس کے بعد جنرل صاحب کا اگر یہ کام نہیں ہوتا تو پھر جنرل صاحب کو استعفیٰ دینا پڑے گا، کیونکہ اس ایکٹ کے بعد پریزیڈنٹ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے، وہ سب کچھ دیکھیں گے اور وہ اپنے تابع لے کے آئیں گے، اور ہم خود مختار کتنے ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کی بات اس وقت مان لی جاتی تو میرا خیال ہے آج ہماری جو فوجی قیادت ہے یہ آج اتنی مشکل میں نہ ہوتی۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ ڈونلڈ لو کے کہنے پہ مجھے نہ ہٹائیں، اور یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے، آپ نے نئے الیکشن کروانے ہیں، میں اسمبلیاں ڈیزالو کر کے الیکشن کروا دیتے ہیں، آپ الیکشن کروا دیں، لیکن آپ ڈونلڈ لو کے کہنے پہ یہ کام نہ کریں اور یہ سائفر پہ عمل درآمد نہ کریں۔ لیکن اس وقت ہماری فوجی قیادت نے یہ کہا تھا کہ نہیں، ہم نے تو تابع داری کی آخری حد کو چھونا ہے، اور اس تابع داری امریکہ کی تابع داری اس حد تک کرنی ہے جیسے انہوں نے لکھا ہے منوان، بلکہ اس سے کئی ہاتھ ہم آگے جائیں گے۔ تو یہ آج ساری گفتگو عمران خان نے اس وقت بھی کی تھی کہ آپ بنیادی مقصد مجھے ہٹانا ہے، مجھے ہٹا دیں، میں خود سٹیپ ڈاؤن کر دیتا ہوں، اور استعفیٰ دے کے اسمبلی ڈیزالو کر کے انہوں نے سارا کچھ کر دیا۔ لیکن اس وقت جنرل ندیم انجم صاحب اور جنرل باجوہ صاحب انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ سے حکم آئے تو ہم اس کی تعمیل نہ کریں اور ہم آپ کو بائی پاس کرنے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم غلام ویسے ہم کہیں گے کہ جناب ہم بطور غلام ہم نے یہ کام کیا۔ تو آج وہی خمیازہ اس وقت کی فوجی قیادت بھگت رہی ہے۔ تو فوجی قیادت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یا تو وہ یہ سارا جعلی نظام ختم کریں اور مینڈیٹ واپس کریں، فریش الیکشن کی طرف جائیں، یا پھر دوسری صورت وہی ہے، تو پھر جو ہوگا وہ ظاہر بڑی سرکار نے کرنا ہے فیصلہ۔ باقی خبریں اور بھی ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔